तो आज का डीप डाइव एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर है। ईरान जो कभी पश्चिमीकरण की राह पर था, वो अचानक एक कट्टर इस्लामी गणराज्य कैसे बन गया? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस बदलाव की काफी गहरी पड़ताल करते हैं। तो मिशन ये है कि हम समझें कि सामाजिक असंतोष, राजनीतिक दमन और एक खास धार्मिक विचारधारा ने मिलकर ईरान को कैसे बदला। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें 1979 की क्रांति से काफी पहले जाना होगा, मतलब शाह के शासन में। शाह के समय में? हाँ, देखिए, शाह ने 1963 में एक श्वेत क्रांति शुरू की थी। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन। जिसमें वो भूमि सुधार और महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये सब था। बिल्कुल। सुनने में तो ये सब बहुत प्रगतिशील लगता है ना? लेकिन इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनपेक्षित परिणाम हुआ। क्या हुआ? भूमि सुधार की वजह से कई किसान अपनी जमीन खो बैठे और वो शहरों में आ गए, जहां वो बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगे। यही विस्थापित आबादी बाद में क्रांति की पैदल सेना बनी। ये तो बहुत अजीब विरोधाभास है। हाँ, उन्हीं ने असंतोष पैदा कर दिया। उन्हीं ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिसने उस आधुनिकता को ही उखाड़ फेंका। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहचान खोने का डर था, वो गर्भजादगी या पश्चिमी विषाक्तता वाली बात। बिल्कुल, वेस्टॉक्सिफिकेशन। यही इस क्रांति का असली इंजन था, वो सांस्कृतिक डर कि हमारी पहचान खत्म हो रही है। हाँ, और यहीं पर शाह ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अपनी कुख्यात गुप्त पुलिस सवाक का इस्तेमाल करके उदारवादी और वामपंथी विपक्ष को तो बेरहमी से कुचल दिया। सवाक, हाँ, उनके बारे में काफी कुछ है स्रोतों में। लेकिन उन्होंने मस्जिदों के नेटवर्क को नहीं छुआ। उन्हें लगा कि इनसे कोई खतरा नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि मस्जिदें ही विरोध का एकमात्र केंद्र बन गईं, जिसका नेतृत्व कर रहे थे देश से बाहर बैठे आयतुल्ला खुमैनी। एक मिनट, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब शाह ने अनजाने में अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही पनपने के लिए खुला मैदान दे दिया। एक तरह से, हाँ। और फिर 1978 में वो विरोध का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे 40 दिन का चक्र कहते हैं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हर बार जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा, तो उन्होंने 40 दिन बाद एक और बड़े प्रदर्शन की नींव रख दी। बिल्कुल। शिया परंपरा में मृत्यु के 40वें दिन शोक सभा होती है, तो हर शोक सभा एक नया और ज्यादा गुस्से वाला प्रदर्शन बन जाता था। एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। हाँ, और जब तेहरान में ब्लैक फ्राइडे नरसंहार हुआ, तब तो सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो क्रांति सफल हुई, शाह चले गए, लेकिन असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू हुई, सत्ता पर कब्जे की। सही कहा। यहीं पर खुमैनी का वो सिद्धांत आता है, विलायत फकीह। इसका क्या मतलब था? विलायत फकीह मतलब न्याय विध का संरक्षण। ये खुमैनी की विचारधारा का मूल था। और आसान भाषा में देश पर शासन करने का अंतिम और दैवीय अधिकार सिर्फ सर्वोच्च धार्मिक नेता को है, किसी चुने हुए राष्ट्रपति या संसद को नहीं। मतलब लोकतंत्र को धर्मशास्त्र के अधीन कर दिया गया। हाँ, सीधे सीधे। वाह। लेकिन एक विचार को पूरे देश की व्यवस्था में कैसे बदला गया? इसे लागू कैसे किया? इसे 2 बड़ी घटनाओं ने पक्का कर दिया। पहली थी अमेरिकी दूतावास बंधक संकट, जिसे खुमैनी ने दूसरी क्रांति कहा था। बिल्कुल, और उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने उदारवादी विरोधियों को खत्म करने के लिए किया। और दूसरी घटना थी ईरान इराक युद्ध को तो उन्होंने ईश्वरीय उपहार कहा था। हाँ, क्योंकि उस युद्ध ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर तरह के विरोध को कुचलने का मौका दे दिया। और साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC बनाने का भी। हाँ, एक समानांतर सेना जो सीधे उन्हें जवाब देगी, सरकार को नहीं। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं, तो तस्वीर साफ होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक लहर नहीं थी। नहीं, ये सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा करने की एक बहुत सोची समझी राजनीतिक परियोजना थी। हाँ, और एक आखिरी विचारणीय बात जो स्रोतों से निकल कर आती है। बताइए। 1979 से 1989 के बीच जो संस्थाएं बनाई गईं, जैसे गार्डियन काउंसिल जो उम्मीदवारों को वीटो करती है, या IRGC जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, उन्हें हमेशा से ही चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तिशाली बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? कि क्या एक ऐसी व्यवस्था जिसे वैचारिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बनाया गया हो, वो कभी सच में सुधार या जनता की इच्छा को जगह दे सकती है?